हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 19 ज्योग्राफी सीरीज का। सॉरी दोस्तों, इस वीडियो को आने में थोड़ा सा डिले हुआ, वो इसलिए क्योंकि मैं एक ऐप डेवलप कर रहा था आप लोगों के लिए। ऐप के अंदर कई इंटरेस्टिंग फीचर्स होंगे। ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन या फिर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की। ये जो क्लाइमेट है ये दुनिया के बहुत कम हिस्सों में पाया जाता है और ये ज्यादातर वेस्टर्न पोर्शन पे मिलेगा कॉन्टिनेंट्स के 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर के। इस तरह के क्लाइमेट का जो बेसिक रीजन होता है वो होता है शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स के बारे में हम चैप्टर 14 में पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और हम थोड़ा सा रिवाइज अभी आगे इस वीडियो में भी कर लेंगे। वैसे तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, पर ये दुनिया के और भी कई हिस्सों में मिलता है, जैसे कि सेंट्रल चिली में, कैलिफोर्निया के इलाकों में, अफ्रीका की साउथ वेस्टर्न टिप पे, केप टाउन के आसपास, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। अब इस मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स देख लेते हैं। पहला है ड्राई वार्म समर विद ऑफशोर ट्रेड्स। जो इसकी समर होती है वो बहुत ही सूखी होती है, ड्राई होती है, बारिश बहुत कम होती है और जो विंड्स चलती हैं वो ऑफशोर चलती हैं, मतलब कॉन्टिनेंट से समुद्र की तरफ चलती हैं, तो इस कारण जो बारिश है वो नहीं होती। समर्स के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मली हाई रहता है, जैसे कि 24.4 डिग्री सेल्सियस का जो एवरेज टेम्परेचर है हमें मिलता है रोम के अंदर जुलाई में। लेकिन जो ज्यादा टेम्परेचर है वो हमें अंदरूनी इलाकों में मिलता है जो कि कोस्ट से थोड़ी दूर हो, जैसे कि एथेंस है, वहां पे 26.6 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर हमें मिलता है जुलाई में। तो समुद्र के आसपास के जो इलाके होते हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली कम गर्म होते हैं, क्योंकि समुद्र से आने वाली हवाएं उनको थोड़ी ठंडक दे जाती हैं। समर के अंदर जब सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, ओवरहेड होता है, तो जो वेस्टर्लीज हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं नॉर्थ पोल की तरफ। तो इस कारण क्या होता है कि जो विंड्स हैं जो बारिश लेके आती हैं वो मेडिटेरेनियन लैंड्स तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि वो ऊपर शिफ्ट हो गई। और जो ट्रेड विंड्स हैं वो वैसे ही ऑफशोर चलती हैं, तो कुल मिला के बारिश की कोई संभावना ही नहीं रहती। हवा जो है वो सूखी रहती है, गर्मी ज्यादा रहती है और ह्यूमिडिटी लो रहती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेनफॉल इन विंटर विद ऑन शोर वेस्टर्लीज। मतलब जो बारिश है वो सर्दियों के टाइम में होगी और ऑन शोर वेस्टर्लीज फ्लो करेंगी, जो समुद्र से हवाएं आएंगी और साथ में नमी लेके आएंगी और बारिश करेंगी। अब जो हमने मेडिटेरेनियन लैंड्स की बात की थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर कि विंड्स जो है वो वेस्टर्लीज जो है वो ऊपर को शिफ्ट कर जाती हैं और बारिश नहीं करती, सर्दियों के अंदर यही नीचे की ओर शिफ्ट कर जाती हैं और फिर यहाँ पे बारिश होती है। लेकिन अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें वहां पे कंडीशंस उल्टी होती हैं। वहां पे जो विंटर्स हैं वो हमारी पड़ती हैं जून जुलाई के आसपास। तो यहाँ पे जब वेस्टर्लीज ऊपर शिफ्ट होती हैं जून जुलाई में, तब बारिश होती है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं सेंट्रल चिली का, साउथ अमेरिका के अंदर। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ऑन शोर वेस्टर्लीज जो हैं वो जून के अंदर समुद्र से जमीन की ओर चल रही हैं और सेंट्रल चिली में बारिश कर रही हैं, पर लेकिन जब यहाँ की गर्मियां आती हैं जो कि दिसंबर के आसपास आएंगी, तो यहाँ भी गर्मियों के अंदर बारिश नहीं होगी, क्योंकि वेस्टर्लीज नीचे शिफ्ट कर जाएंगी और इस इलाके में बारिश नहीं करेंगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बारिश होगी सर्दियों में दिसंबर के आसपास, और सदर्न हेमिस्फीयर में बारिश होगी वहां की सर्दियों में जून जुलाई के आसपास। तो बारिश सर्दियों में ही होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं रोम का, इटली के अंदर, जैसा कि हमने बात की। यहाँ पे आप बारिश देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बारिश ज्यादा हो रही है और जून जुलाई में बहुत कम बारिश हो रही है और टेम्परेचर जून जुलाई में ज्यादा है। और सदर्न हेमिस्फीयर की कोई सिटी उठाएं, जैसे कि केप टाउन है साउथ अफ्रीका के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मई, जून, जुलाई के अंदर बारिश जो है वो ज्यादा हो रही है, जो कि यहाँ की सर्दियां हैं, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत कम बारिश हो रही है, जो कि यहाँ की गर्मियां हैं। और यहाँ भी गर्मियों में टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा है। बारिश में एक और फैक्टर भी है जो रोल प्ले करता है, वो है कि माउंटेन्स। अगर किसी तरह के माउंटेन बैरियर्स आ जाते हैं तो उस इलाके में बारिश जो है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा ही है कि विंडवर्ड साइड पे बारिश हमेशा ज्यादा होती है। इसी कारण जो पोर्तुगीज कोस्ट है वहां पे बारिश ज्यादा होती है ईस्टर्न स्पेन के मुकाबले। अब तीसरा फीचर देखते हैं, वो है ब्राइट सनी वेदर विद हॉट ड्राई समर्स एंड वेट माइल्ड विंटर्स।
अब ये जो इलाके होते हैं ये एक ट्रांजिशन जोन होते हैं, किसके बीच में? हॉट डेजर्ट जो कि इनके साउथ में पड़ते हैं और कूल टेम्परेट मैरीटाइम क्लाइमेट जो कि इनके नॉर्थ में पड़ता है। तो यहाँ की जो समर्स होती हैं वो गर्म तो होती ही हैं, इसके साथ जो स्काई है वो क्लाउडलेस रहता है और एकदम ब्राइट सनशाइन देखने को मिलती है। तो समुद्र के पास के इलाकों में खासकर वेदर जो है वो बहुत अच्छा होता है पूरे साल ही, क्योंकि गर्मियों में समुद्र से हवा आती है जो ठंडक दे देती है और सर्दियों में टेम्परेचर वैसे ही ठीक रहता है। इसलिए इन इलाकों में हेल्थ और प्लेजर के लिए रिसोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं और कई टूरिस्ट पूरे दुनिया से यहाँ आते हैं। चौथा फीचर है प्रोमिनेंस ऑफ लोकल विंड्स अराउंड मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे कई तरह की लोकल विंड्स जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं, कुछ हॉट होती हैं और कुछ कोल्ड होती हैं। इनको एक एक करके देखते हैं। पहला है सिरोको। ये जो हॉट ड्राई डस्टी विंड होती है जो कि सहारा डेजर्ट से शुरू होती है, ये साल में किसी भी टाइम हो सकती है, लेकिन स्प्रिंग में ये ज्यादा पाई जाती है और कुछ दिनों के लिए ही चलती है। जब ये नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे ब्लो करती है तो धीरे धीरे ठंडी होती है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से जाते हुए। मेडिटेरेनियन सी पार करते करते ये वाटर वेपर तो एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन अभी भी ये गर्म ही रहती है। इसकी गर्मी के कारण कई वेजिटेशन और क्रॉप्स पे बुरा असर भी पड़ता है। सिरोको इतनी प्रोमिनेंट है कि इसको अलग अलग लोकल नामों से जाना जाता है, जैसे टूनिशिया में चिली, लीबिया में घिबली, स्पेन में लेविच, इजिप्ट और माल्टा में खामसीन। एड्रियाटिक और एगन सी में इस हॉट विंड को घारबी नाम से भी जाना जाता है और इसके कारण वहाँ फॉग और ड्यू और रेनफॉल हो जाती है। इसको ब्लड रेन भी कहते हैं क्योंकि विंड जो है वो अपने साथ रेड डस्ट भी लेकर आती है सहारा डेजर्ट से। अगली जो विंड है सिरोको के बाद वो है मिस्ट्राल। ये एक कोल्ड विंड है जो कि नॉर्थ से आती है, रॉन वैली से होते हुए। ये थोड़ी वायलेंट होती है जो कि 40 से 80 माइल्स पर आवर की स्पीड से फ्लो कर सकती है। जब ये एल्प्स और सेंट्रल मासिफ के बीच से निकलती है तो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है और कई बार ये पेड़ भी उखाड़ देती है, इतनी तेज स्पीड होती है। विंटर्स के अंदर मिस्ट्राल ज्यादा पाई जाती है और जो विंड का टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी लो जा सकता है। तो इसलिए रॉन वैली में और रिवियरा में लोग जो है कई सारे ट्रीज लगा देते हैं इसका इफेक्ट को कम करने के लिए। इसी तरह की एक कोल्ड नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जो कि आती है एड्रियाटिक कोस्ट पे, उसे बोरा कहते हैं। मिस्ट्राल की तरह ये भी प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही होती है। ये भी विंटर में ही ज्यादा होती है क्योंकि इस टाइम जो यूरोप है, कॉन्टिनेंट है, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू मेडिटेरेनियन सी। तो इसलिए ये कॉन्टिनेंट से सी की तरफ फ्लो करती है। ये मिस्ट्राल से भी ज्यादा वायलेंट हो सकती है जिसकी स्पीड 100 माइल्स पर आवर तक भी पहुंच जाती है। इस टाइम शिप्स चलाना जो है वो काफी खतरनाक हो सकता है। इसी तरह दो और विंड्स हैं, ट्रामोंटाना और ग्रिगेल, जो कि कोल्ड विंड्स ही हैं। अब बात करते हैं इस क्लाइमेट टाइप के नेचुरल वेजिटेशन की। अब क्योंकि इन इलाकों में जो बारिश है वो गर्मियों में नहीं होती, सर्दियों में होती है और जो ग्रोथ पीरियड होता है वो नॉर्मली गर्मियों का होता है, तो जो पेड़ हैं वो इतने लंबे नहीं होते, छोटे होते हैं और उनके कम पत्ते होते हैं क्योंकि सर्दियों में जो ग्रोथ होती है वो धीरे होती है। तो यहाँ के भी जो पेड़ हैं वो अडेप्ट कर गए हैं डेजर्ट के पेड़ों की तरह ही, और यहाँ पे भी हमें ज़ेरोफाइटिक तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट पेड़ होते हैं, सूखे में जो उग पाते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग तरह की वेजिटेशन होती है वो एक एक करके देख लेते हैं। पहली है मेडिटेरेनियन एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो है ओपन वुडलैंड होते हैं जिनके अंदर ओक्स जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें कॉर्क ओक्स स्पेन के और पोर्तुगल के जो हैं वो काफी वेल नोन है। कॉर्क ओक्स का इस्तेमाल जो है वो वाइन बॉटल्स की कॉर्क्स बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है एवरग्रीन कॉनिफरस ट्रीज। इसके अंदर जो आते हैं अलग अलग तरह के पाइन्स, फर्स, सेडर्स, सिप्रेस वगैरह जो कि एवरग्रीन होते हैं। इनकी सुइयों जैसी नीडल शेप्ड लीव्स होती हैं और ट्रंक्स जो हैं वो लंबी होती हैं और सीधी होती हैं। ये हाईलैंड्स पे ज्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे सूखा कम पड़ता है। तीसरा है मेडिटेरेनियन बुशेस एंड श्रब्स। ये सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं क्योंकि समर्स जो है वो सूखी और गर्म होती हैं, तो एवरग्रीन श्रब्स और बुशेस जो हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं फॉरेस्ट की जगह। इनकी जो कॉमन स्पीसीज हैं वो हैं लॉरेल, मार्टेल, लेवेंडर, अर्ब्यूटस और रोजमेरी। अगली वेजिटेशन है ग्रास। मेडिटेरेनियन इलाके जो हैं वो ग्रास के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है क्योंकि जो बारिश आती है वो सर्दियों में आती है जब ग्रोथ स्लो होती है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अगर ग्रासेस सर्वाइव करती भी हैं तो वो बहुत ही वायरी, तारों जैसी, बंची तरह की देखने को मिलती है जो कि एनिमल फार्मिंग के लिए सूटेबल नहीं है। तो कैटल रेयरिंग जो है, मवेशी जो है, वो यहाँ पे पालना कोई इतना इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन नहीं है। तो ग्रास की जगह
ज्यादातर यहाँ पे हमें वही ड्रॉट रेजिस्टेंट श्रब्स वगैरह देखने को मिलती हैं, जिनके ऊपर शीप्स और गोट्स जो हैं वो जरूर सर्वाइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिटेरेनियन इलाके के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो यहाँ पे उगाई जाती है वो है फ्रूट्स, और फ्रूट्स में भी सिट्रस फ्रूट्स। तो ऑर्चर्ड फार्मिंग जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम्स, सिट्रॉन्स, ग्रेप फ्रूट वगैरह यहाँ पे उगाए जाते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो लंबी होती हैं, इसलिए वो पानी जो है वो सोख पाती हैं और समर को सरवाइव करवाती हैं। जो मोटी लेदरी स्किन होती है सिट्रस फ्रूट्स की, उस कारण पानी जो है वो ज्यादा नहीं उड़ता और इस तरह के फ्रूट्स यहाँ सरवाइव कर पाते हैं। ऑरेंजेस जो हैं वो यहाँ पे अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। जैसे कैलिफोर्निया में सनकिस्ट ऑरेंजेस पाए जाते हैं, सेविले ऑरेंजेस पाए जाते हैं स्पेन में, जो कि बहुत ही मीठे और छोटे ऑरेंजेस होते हैं। इजराइल के अंदर जाफा ऑरेंजेस पाए जाते हैं। पर एक ट्री जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑलिव ट्री। इसमें से ऑलिव ऑयल निकाला जाता है, या फिर इसे फ्रूट की तरह भी कंज्यूम किया जाता है, या फिर इससे पिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं। और ऑलिव्स के अलावा यहाँ नट ट्रीज जैसे कि चेस्टनट्स, वॉलनट्स, हेजलनट्स और आलमंड्स वगैरह भी उगाए जाते हैं। अब ऑर्चर्ड्स के बाद दूसरी जो यहाँ की इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप्स के अंदर सीरियल्स जो है वो यहाँ काफी उगाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं। हालांकि बहुत बड़े लेवल पे वीट कल्टीवेशन के लिए ये इलाके सूटेबल नहीं है, पर फिर भी यहाँ गेहूं उगाया जाता है। जो गेहूं यहाँ उगाया जाता है वो मोस्टली हार्ड विंटर वीट होता है, जिससे ब्रेड, मैक्रोनी, स्पैगेटी, वर्मिसेली वगैरह बनाई जाती हैं। हिली एरियाज में यहाँ पे टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। तीसरी जो यहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है वाइन प्रोडक्शन। जो बेस्ट वाइन है मेडिटेरेनियन, वो बनाई जाती है ग्रेप्स से, और काफी बड़ी क्वांटिटी इस दुनिया की जो ग्रेप्स की प्रोडक्शन की है वो जाती है वाइन मेकिंग में। वाइन की कल्टीवेशन को विटिकल्चर भी कहते हैं, और ये मेडिटेरेनियन इलाकों में बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस और इटली में वाइन जो है वहाँ की नेशनल ड्रिंक है। यहाँ पे अलग अलग तरह की वाइन पाई जाती हैं और वो अलग अलग नामों से भी जानी जाती हैं। कुछ हम देख लेते हैं। सदर्न स्पेन से जो वाइन पाई जाती है उसे हम शेरी कहते हैं। पोर्तुगल से जो वाइन आती है उसे पोर्ट वाइन कहते हैं। कियांटी, एस्टी और मरसाला जो है वो इटली के अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती है। फ्रांस के अंदर भी वाइन के कई रीजन्स हैं, जैसे कि शैम्पेन जो है वो पेरिस बेसिन में पाई जाती है, बॉर्डो जो है वो गैरोन बेसिन में, बर्गंडी जो है वो रॉन सॉन वैली में। कुछ ग्रेप्स को सुखा के भी एक्सपोर्ट किया जाता है, इन्हें भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि कोरंट्स जो कि लेवेंटाइन ग्रेप से बनता है। रेजिन्स जो आते हैं वो आते हैं कैलिफोर्निया से, और सुल्तानाज आते हैं एशिया माइनर से। और इसके अलावा जो कुछ इंडस्ट्रीज मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं वो हैं फ्रूट कैनिंग, फ्लोर मिलिंग और फूड प्रोसेसिंग। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।